हम्म। आज साइंस का क्वेश्चन है, विज्ञान, ठीक है। और ये क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक का है ये, ठीक है, 2020 का, ठीक है। इसका पूरा देखेंगे एनालिसिस, जितना हो सकता है उतना एनालिसिस का देखेंगे, फुल एनालिसिस देखेंगे, और इसके साथ जो जितना भी जुड़े सवाल है तो उसको भी देखेंगे। तो इससे पहले हमें आपसे बात कर लूँ कि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैट्रिक के जितने भी विद्यार्थी हैं उसको इससे पहुंचा दीजिए ताकि उसका भी इससे भला हो सके। जितने भी नए स्टूडेंट हैं, साइंस का एकदम लेबोरेटरी मेथड है, पूरा एकदम आपका एनालिसिस मिलेगा, इसलिए चैनल पे पूरा वीडियो देखिए और नए स्टूडेंट को जोड़िए, ठीक है। देखिए सवाल है, पहला सवाल लेते हैं। कहा है निम्नलिखित में से लेंस का आवर्धन, निम्नलिखित में से लेंस का आवर्धन क्या होता है, ठीक है। तो आवर्धन क्या होता है, लेंस का आवर्धन पूछा है तो सीधा आवर्धन पूछा है, उसमें ना उत्तल लेंस पूछा है ना अवतल लेंस पूछा है, सीधा लेंस का आवर्धन पूछा है। तो आवर्धन पूछा है तो आप सीधा ले लीजिए, ए बराबर हो जाएगा वी बाई यू, ठीक है, वी बाई यू, यानी कि वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। इस तरह से होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई जो होता है यहाँ पे, इसी को हम लोग आवर्धन बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो देखिए ऑप्शन दिया है कर्णिका, रेटिना, परतारिका और पुतली, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा रंगीन भाग, इसमें परितारिका दे रखा है तो इसका परतारिका ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसका परतारिका हो जाएगा। अब देखिए रेटिना, इसमें ऑप्शन में भी आप बना, कितना लोग रेटिना मारेगा, लेकिन रेटिना नहीं होगा, परतारिका होगा। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना पर बनता है, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। लेकिन अगर कलर के बात अगर कहा जाए तो इसमें परितारिका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा सवाल तीसरा सवाल लेते हैं। 3 नंबर सवाल है, वायुमंडल में प्रकाश के लिए, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें प्रकीर्णन के बात आ गया। तो देखिए प्रकीर्णन में देखिए, अगर ऑप्शन यहाँ पे है कि प्रकीर्णन अगर किसका ज्यादा होता है, तो जिसका सबसे ज्यादा विचलन होता है उसी का परिकीर्णन अधिक होता है, ठीक है। जिसका सबसे अधिक विचलन होता है उसी का परिकीर्णन होता है। तो सबसे ज्यादा विचलन होता है बैगनी रंग का, लेकिन परिकीर्णन किसका होगा अधिक, तो नीला रंग का। क्यों, बैगनी रंग जो होता है सतह का नीचे हो जाएगा, ठीक है, सतह के नीचे हो जाता है, और दूर से जो कलर आता है उसमें सबसे ज्यादा मुख्य रूप से दिखाई देता है नीला, ठीक है। इसीलिए हमारा रंग हो जाएगा नीला, कलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे टिक करिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका परिकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। अब इससे जुड़ी सवाल है तो पूछेगा कि परिकीर्णन किसका सबसे ज्यादा हो गया, तो हम लोग तो नीला मान लिए, ठीक है, नीला हो गया। अब आपसे पूछता है कि विचलन सबसे ज्यादा किसका होगा, तो विचलन सबसे ज्यादा बैगनी का हो जाएगा, ठीक है, बैगनी का। अगर आपसे पूछता है कि तरंगदैर्घ्य किसका अधिक हो सकता है, तो तरंगदैर्घ्य किसका अधिक हो सकता है, तो लाल का, ठीक है, लाल का। तरंग जिसका विचलन अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, जिसका विचलन अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल का, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो बैगनी का। अब आपसे सवाल एक और बदल के पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का हो गया, लेकिन सबसे कम किसका विचलन होगा, तो सबसे कम विचलन होता है बैगनी का, लाल का। किसका हो जाएगा, लाल का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट, आपका ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। वीडियो पूरा देखिए, जितना भी स्टूडेंट है वीडियो पूरा देखिए, वीडियो बीच में से छोड़ के मत जाइए, अभी बहुत सारे चीजें आपको देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो बीच में से देखकर मत भागिए। कह रहा है नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक दूरी से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो देखिए बाबू, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। क्यों, क्योंकि इसके आभासी प्रतिबिंब बनता है।
क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब। जैसे पृथ्वी है, ठीक है, तो इस सतह से सूर्य अगर नीचे रहता है तो इसके यहाँ पे प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। तो हमें पृथ्वी वाले लोगों को 2 मिनट पूर्व ही सूर्य हमें दिख जाता है। क्यों? क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब इसका बनता है। तो इसका हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, ये आप पढ़ रहे हैं विज्ञान के फर्स्ट पाली 2020 के फर्स्ट पाली है, फर्स्ट सिटी है, फर्स्ट सिटी का सवाल आप हम एनालिसिस कर रहे हैं। उससे जुड़ी जितना बात होगा हम आपको बताएंगे। जो एग्जाम के से लेके क्वेश्चन से लेके एग्जाम तक जो भी आपको प्रॉब्लम होगा इतना ही क्वेश्चन में हम क्लियर कर देंगे, ताकि आपका जो डाउट्स होगा उस सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ताकि आप जब क्वेश्चन बैंक पढ़े तो आपको जो गलत क्वेश्चन लगता है वो उससे जो डाउट्स है वो खत्म हो जाए। ये सबसे मेन पॉइंट है डाउट्स खत्म करने का, ठीक है। और उससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो भी मैं आपको बताते रहूंगा, ठीक है। तो देखते रहिए, बने रहिए पूरे वीडियो में, भागिएगा नहीं, आधा देख के भागिएगा, आपसे कोई फायदा होगा नहीं आपको। चलिए बाबू देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंग है? निम्नलिखित में से कौन उभयलिंग है? उभयलिंग का मतलब होता है जिसमें दोनों लिंग उसमें उपस्थित होता है, उसी को हम उभयलिंग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे है केचुआ, मेढक, मछली, कछुआ, ठीक है। तो इस सब में हमको दिख रहा है कि केचुआ हो जाएगा, ठीक है। केचुआ नर मादा दोनों एक ही में होता है, ठीक है। इसलिए केचुआ जो है नर मादा दोनों एक ही में होता है, इसलिए इसको हम उभयलिंग कह सकते हैं। केचुआ को उभयलिंग, ठीक है, उभयलिंग कह सकते हैं बाबू, इसको उभयलिंग आप आराम से कह सकते हैं केचुआ को, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए 6 नंबर। 6 नंबर में है क्वेश्चन क्या, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए सबसे पहले मेंडल ने अपने प्रयोग में सबसे पहले तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन है आम है, गुलाब है, गेहूं है, मटर है, ठीक है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में सबसे पहले किसको लिया? तो मटर को, और लास्ट बार भी मटरे को लिया, ठीक है। सबसे पहले के चक्कर में मत पड़िएगा, मटर को पौधे का लिया, वो मटर के पौधे को लिया, ठीक है। मटर के पौधे को लिया उसने अपने रिएक्शन प्रयोग में, और तब जाके उन्होंने जो मेंडल का जो प्रयोग आया सामने वो है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग है? ठीक है, अवशेषी अंग क्या होता है समझिए पहले। मतलब जो भी कोई भी ऐसी चीज है जिसको अवशोषण कर लेता हो, ठीक है। तो इसमें अपेंडिक्स लिखा है, अपेंडिक्स हमारे शरीर के अंदर होता है, ठीक है, तो हो जाएगा अपेंडिक्स। चलिए इससे जुड़े सवाल हो जाएंगे। चलो चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन क्या है, किससे संबंधित है? चलिए चिपको आंदोलन, अब चिपको आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। तो चिपको आंदोलन का शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड के टेहरीगढ़ जिले में, ठीक है, किए थे। और ये हो जाएगा किसके लिए? तो वन संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन 4 है, पढ़ लीजिए, देख लीजिए। ऑप्शन है वन संरक्षण है, मृदा संरक्षण है, जल संरक्षण है, और वायु संरक्षण है, वृक्षारोपण है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा वन संरक्षण। क्यों वन संरक्षण होगा? क्योंकि चिपको आंदोलन में पहाड़ी जनजाति, अनपढ़ जनजातियों ने वृक्ष को बचाने के लिए अपने कार्यक्रम चलाए सरकार के विरोध में। राजा को वहाँ जो था उसके विरोध में उन्होंने अपनी सरकारें के विरोध में उन्होंने अपनी आंदोलन जारी रखा, और वृक्ष को अपने आगोश में लेकर चिपक जाते थे, इसीलिए इसको बोला गया चिपको आंदोलन, ठीक है। तो ये अनपढ़ जनजाति जो बोलते हैं, अनपढ़ लोग तो समझ वृक्षारोपण के बारे में समझ गए और इसको बचाने के, लेकिन पढ़े लिखे लोग आज समझ नहीं रहे कि वृक्ष को बचाना चाहिए, ठीक है। फिर भी आप देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, वृक्षा वन संरक्षण बाबू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल के। चलिए अब नेक्स्ट सवाल है बाबू, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार, नियमों के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन है बाबू? तो देखिए यहाँ पे सवाल है और इसका ऑप्शन दे रखा है परमाणु द्रव्यमान में, परमाणु संख्या के, परमाणु के आकार पर, घनत्व के। चलिए बाबू, तो हमसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी की अगर हम बात करें तो देखिए एगो मेंडलीफ थे,
मेंडलीफ थे, एगो मोसले थे। ठीक है, मेंडलीफ थे और मोसले थे। तो चलिए पहले हम मेंडलीफ के बारे में बात कर लेते हैं, तब मोसले के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मेंडलीफ के बारे में पहले बात करते तो मेंडलीफ साहब ने पहले आवर्त सारणी बनाया। उनके आवर्त सारणी काफी ज्यादा चर्चा में रहा और काफी हद तक सक्सेसफुल रहा। लेकिन उनका आवर्त सारणी जो था द्रव्यमान पर आधारित था। कथी पर था? परमाणु द्रव्यमान पर। किसके बाबू? तो मेंडलीफ इनका आवर्त सारणी द्रव्यमान के आधार पर था। तो इनके आवर्त सारणी फेल हो गया बाबू। अगर आपसे पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी पूछता है, मोसले के पूछे, मोसले के या आधुनिक अगर पूछता है तो आप किसको मारिएगा? परमाणु संख्या, परमाणु संख्या के आधार पर। किसके आधार पर बाबू? परमाणु संख्या। आधुनिक पूछे तो चाहे मोसले पूछे तो, लेकिन अगर मेंडलीफ के पूछता है तो द्रव्यमान के आधार पर मारिएगा। ठीक है, क्योंकि जानते हैं इन्होंने बनाया था तो ये जाके बाद में फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? तो समस्थानिक के खोज होने लगे। समस्थानिक जो आइसोमर्स जो होता है, आइसोटॉप्स, समस्थानिक, तो ऐसे तत्वों के खोज होने लगे, जैसे कार्बन के समस्थानिक, नाइट्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक। इन सारे ऐसे तत्व जब आने लगे तो मेंडलीफ के जो आवर्त सारणी था वो फेल हो गया। लेकिन मोसले साहब ने इनके परमाणु संख्या के आधार पर ही सजा दिया, तो फेल होने का कोई चांस नहीं बना। इसलिए आज के आधुनिक आवर्त सारणी जो है हमारा पीरियोडिक टेबल जो है परमाणु संख्या के आधार पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार निम्नलिखित में से क्या कहलाती है बाबू? तो क्षैतिज होता है एगो क्षैतिज होता है, वो उदग्र होता है। ठीक है, उदग्र एगो उदग्र होता है, एगो क्षैतिज। तो क्षैतिज ऐसे होता है और उदग्र हो जाता है खड़ा। ई वाला हो गया उदग्र और ई वाला हो गया क्षैतिज। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वर्टिकल। कभी बोलते हैं वर्टिकल्स, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको वर्टिकल्स बोलते हैं। तो अगर ये उदग्र होता है, हिंदी में उदग्र, ठीक है, ये उदग्र हो गया। और इसको बोलते हैं क्षैतिज। इसको कहते बोलते हैं क्षैतिज बोलते हैं। इसको उदग्र बोलते हैं, इसको क्षैतिज बोलते हैं। तो इस जो क्षैतिज जो है इस आवर्त सारणी में इसको आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त। ये आवर्त है और इसकी संख्या 7 गो है। ठीक है, आवर्त की संख्या कितने हैं? 7। आवर्त की संख्या कितने हैं बाबू? 7। आवर्त की संख्या कितने हैं? 7। और उदग्र जो होता है समूह कहलाता है या वर्ग कहिए, समूह कहिए या वर्ग कहिए बाबू। तो वर्ग की संख्या होता है 18। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 18 है और क्षैतिज जो है आवर्त संख्या उसकी संख्या है 7। क्लियर? आगे चलिए, कह रहा है लोहे के फ्राइंग पैन से जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? कौन सी विधि है? तो देखिए बाबू, जंग से बचाने के लिए इसमें जो विधि है वो है ग्रीस लगाकर, मतलब ग्रीस लगाकर, ठीक है, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर। ये तीनों प्रक्रिया से हम लोहा का संरक्षण कर सकते हैं, लोहा को जंग लगने से बचाया जा सकता है। इसलिए इसमें हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, अधिकांशतः बिहार बोर्ड के सवाल जब आते हैं तो इनमें सभी अधिकांशतः ऑप्शन टिक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अधिकांशतः सवाल उसी के अंदर होता है, इनमें सभी होता है। कहीं कहीं फेल होता है, नहीं तो अधिकांशतः इनमें सभी सही हो जाता है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो चलिए बाबू, निम्नलिखित में से किसको चाकू से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन इसमें दिया है, 4 ऑप्शन है। अल्मुनियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है। तो इसमें सोडियम हो जाएगा। ठीक है, चाकू से काटा जाता है सोडियम को बाबू। ठीक है, किसको? सोडियम। अब इससे जुड़ी जितनी बात है उसको हम बता देते हैं आपको। सोडियम, अब सोडियम का कभी कभी परमाणु संख्या पूछ लेता है, तो परमाणु संख्या हो जाता है इसका 11।
कितना हो जाएगा 11। कभी कभी इसके 72 कक्षा में परमाणु तत्व इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ देता है। 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी कभी पूछ देता है, ये भी पूछा हुआ सवाल है। तो इसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो परमाणु संख्या याद रखिएगा 11। इसका संकेत Na होता है। इसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। कथी में? किरोसिन तेल में, किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। इसी को नहीं, सोडियम भी रखा जाता है और पोटासियम भी रखा जाता है किरोसिन तेल में डुबा के। तो इतना बात इससे जुड़ी हुई है, इसको आप याद रखिए। ठीक है, आपके बोर्ड में हो सकता है कि सवाल दिख जाए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कह रहा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो चलिए, प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, इसमें बहुत 4 हार्मोन दिया है। वृद्धि हार्मोन से, थायरॉक्सिन हार्मोन है, इंसुलिन से, एंड्रोजन से है। तो चलिए, इसमें हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। ठीक है, इसमें कौन हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट सवाल 15 नंबर सवाल है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में यहाँ देखिए बाबू 4 विधियां इसमें भी है, सॉरी 3 विधि है। कह रहा है मुकुलन विधि, विखंडन विधि, बीजाणु जनन विधि, इनमें सभी। अब यहाँ मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि इनमें सभी, अगर अधिकांशतः इनमें सभी हो जाएगा, लेकिन यहाँ अगर मारते हैं इनमें सभी तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर जगह ट्रिक काम नहीं करता है, स्पेशल जगह पर ट्रिक काम करता है, कहीं कहीं फेल हो जाता है। जैसे यहाँ अभी फेल हो गया, जस्ट फेल हो गया। क्यों बाबू? फेल होने का एक वो है, बताते हैं आपको। पहले जो सवाल होता था 20 गो होता था, आज है सवाल पर 70 गो ऑब्जेक्टिव को 50 गो ऑब्जेक्टिव 40-50 ऑब्जेक्टिव सेट किए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतना ही किताब, इतना सिलेबस तो लिमिट है और ऑब्जेक्टिव इतना ही में से बनाना है, सो इसलिए फेल करना तो स्वाभाविक बात है। तो चलिए, अमीबा क्या होता है देखिए, बताते हैं। कुछ ऐसे उसके फिगर होते हैं। ठीक है, अमीबा मान लीजिए जैसे ये भोजन इसको दिखा, तो ये आगे बढ़ेगा, इसको घेर लेगा, और ठीक है, और यहाँ से टूट जाएगा। तो ये देखिए ना, टूट गया तो मतलब कथी हो गया? विखंडन हो गया। कथी हो गया? विखंडन है कि नहीं? विखंडन हो गया। तो टूटना मतलब कथी होता है? विखंडन। तो इसलिए यह टूट के कथी हो गया? इसका विखंडन। इसलिए हम इसको ऑप्शन नंबर बी पे टिक करेंगे, क्योंकि इसका विधि है, कौन विधि से टूटेगा? विखंडन विधि से। तो हो जाएगा विखंडन। पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो चलिए बाबू, पुष्प का कौन सा भाग है? मान लीजिए पुष्प है, आपने ऐसे फूल पुष्प देखे, गुलाब का पुष्प है ये, देखिए बाबू ये गुलाब का पुष्प है। ठीक है, ये पत्ता इसका लगा हुआ, ठीक है, इसको देख लीजिए, बढ़िया फूल है। हाँ, अब इसका कौन सा भाग? तो ये देखिए फल में बदलता है। तो जब ये फूल आता है ना, तो सारा फूलवा गिर जाता है, सब पत्ता गिर जाता है, हई जो भागवा रहता है ना, यही बड़ा कच्चा के फल बन जाता है। इसको अंडाशय बोलते हैं। अंडाशय कभी बोलते हैं? अंडाशय। तो इसका हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय टिक करिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? ऊपर मुखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर मुखी हो जाएगा। देखिए बाबू, ये क्षेत्र का हो गया और इसके अराउंडिंग, तो ऊपर भरे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगा? ऊपर। बॉम्ब नियम होता है, जैसे ऐसे नियम, उसके ऊपर भरे जो करंट रहती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो हो जाता है ऊपर की ओर हो जाएगा। हमारे घरों में, नेक्स्ट सवाल 18 नंबर सवाल देख रहे हैं, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है तो कितना होता है? चलिए, तो हमारे जो घरों में जो बिजली आता है वह 220 वोल्ट होता है। कैसे होता है? 220 वोल्ट होता है भी। और ये कौन होता है? तो एसी होता है। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, हमारे घर में कौन सा करंट आता है? एसी होता है। इसीलिए ना आप किसी भी तार में फंसा देते हैं, आपका मोबाइल चलने लगता है, टीवी चलने लगता है, कोनो प्लग कोनो में घुसाते हैं तो चलने लगता है। ठीक है, अगर डीसी रहता तो दिक्कत हो जाता है। एसी है इसलिए आप किसी में जोड़ देते हैं, चलते हैं। इसको प्रतिवर्ती, हिंदी में प्रतिवर्ती धारा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में ये बातें लिखी हुई है। ठीक है, चलिए
19 नंबर क्वेश्चन है, गर्म जल प्रपात प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। चलिए बाबू, अगर आपका सौर सेल है, चलिए आप सौर सेल, अगर आपके कुकर है, जैसे सौर सेल कह रहा है, सौर सेल ही नहीं, जल सौर जल तापक का उपयोग, मतलब अगर गर्म सूर्य के प्रकाश से ऐसा कोनो सिस्टम है, जैसे पानी गर्म करना है, तो अगर आप किस समय उसका सिस्टम का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो वो रात में नहीं कर सकते हैं, क्या कि रात में सूर्य नहीं उगता है। दिन में अगर बादल है तब नहीं उपयोग कर सकते हैं, धुआं निकल, कुहा ज्यादा है, ठंड के मौसम है, ज्यादा कुहा पड़ रहा है, तभी आप नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हो जाएगा बादल के दिनों में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब बी हो जाएगा। अब सुन लीजिए, सवाल नंबर है 20, ठीक है। चलिए तो देखिए 20 नंबर सवाल है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का उत्पन्न नहीं है, उत्पत्ति नहीं है। तो देखिए बाबू, ऑप्शन इसमें जो दिया है, एक है भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, और एक है ऑप्शन में नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। तो नाभिकीय ऊर्जा जो है ना, यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा यदि सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन एक जैव ऊर्जा है, जैव मात्र है, ठीक है। ये तो सूर्य से ही उत्पन्न होगा, सूर्य से जो मतलब जैव का मतलब होता है प्राकृतिक में जो घटनाएं हो रही है, जो संश्लेषित वस्तुएं करती है, उससे वो एनर्जी प्राप्त करता है, तो ये भी वही हो जाएगा। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो होता है परमाणु के हिसाब से होता है, परमाणु से होता है, ये आपका नाभिकीय ऊर्जा इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए, 21 नंबर सवाल है, दर्पण के सामने किसी दर्पण के सामने किस दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, ठीक है। तो वो दर्पण के नाम पूछा, वो दर्पण है, मतलब किस दर्पण का वस्तु में अगर देखा जाए तो प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है, सामने एकदम सीधा बोल रहा है, और ठीक है, प्रतिबिंब सीधा, तो कहीं रखने के लिए तो नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा केवल समतल दर्पण, ठीक है। आगे देखिए, किसी कार के अग्रदीप में उपयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। अग्रदीप पूछा है, साइड नहीं है बाबू। यहाँ कंफ्यूजन वाला बात यह है कि वो अग्र होता है तो लाइट के अंदर लगा होता है, और चाहे ऐसा जो होता है जो इसमें जो जंगला में से लोग देखता है, ड्राइवर ये सब जो होता है, वो लाइट के अंदर लगा होता है, ठीक है। वो लाइट जो भूख भाई होता है, टीवी का मतलब बॉल जो जलता है, मान लीजिए जीप होता और इसके अंदर जो 2 बल्ब लगा है उसका होता, तो ये इसमें अगर दीप जो बोल रहा है तो उसमें होता है अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण, ठीक है। अगर साइड मिरर कहता है, कौन? साइड मिरर, तो आप इसमें उत्तल दर्पण मारते हैं, साइड मिरर होता तो। लेकिन अग्रदीप पूछा है तो कौन मारेंगे? अवतल दर्पण। आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक होता है, तो ऑप्शन यहाँ है वायु का, बर्फ के, कांच के, हीरा के। तो कथी मारिएगा? हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा सबसे कठोर भी होता है, हीरा कार्बन का अपरूप है। कार्बन के 2 बेटा हीरा और ग्रेफाइट, याद रखिए, कार्बन के 2 अपरूप हीरा और ग्रेफाइट। अब हीरा में डिग्री, कितना डिग्री के कोण होता है कि सबसे ज्यादा अधिक अपवर्तनांक होता है, तो 24.2 डिग्री इसका कोण होता है, 24.2 डिग्री कोण होता है, जिसके कारण इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, 24 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस लेंस का आभासी लेंस कहते हैं कि अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। अभिसारी एगो होता है अपसारी। अभिसारी का मतलब होता है एगो बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करना, अपसारी का मतलब होता है पसारी, मतलब एक पॉइंट से बिंदु को पसार देना। तो उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस जो करेगा
उत्तल लेंस ये अभिसारी का काम करेगा। ठीक है, अभिसारी का काम उत्तल लेंस करेगा। चलिए सवाल नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से चूने के पानी को दूधिया कर देता है? देखिए बाबू, दूधिया कर देता है। निम्नलिखित में से कौन चूने के पानी को दूधिया कर देता है? निमन सवाल है, बढ़िया सवाल है। निम्नलिखित में से कौन चूने के पानी को दूधिया कर देता है? सवाल बढ़िया है, मस्त है, केमिस्ट्री का सवाल है। तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है। जब इसको CaO को जब पानी डालते हैं, पानी से अभिक्रिया कर देता है, डबल 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 करके गर्म होके इसके अंदर CO2 घुस जाता है, जिसके कारण बाद में मतलब क्या हो जाता है, CaOH जो होता है मतलब हो गया, इस तरह से बन जाता है। जब इसे हम पोत देते हैं तो पोतने के बाद क्या हो जाता है, जब सूखता है तो CaCO3 जो बाहर निकल जाती बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके CaCO3 बन जाता है, और जिसके कारण हमारा दीवार चमक उठता है, और इसका जो जल होता है वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। जो जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, CO2 के कारण हमारा जल दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, बढ़िया सवाल है। देखिए क्या है सवाल, देखिए बाबू क्या है इसमें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। जेकरा के ना सुनला के बाद दिमाग टटरा जाए, मुंह में से पानी निकल जाए, तो ओकरा के टार्टेरिक अम्ल कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी टिक कर दीजिए। टमाटर है बाबू, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, चारों के बारे में मैं आपको बता दिया। लेकिन हमें जो क्वेश्चन पूछा है टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है। और इसमें जो 3 ऑप्शन है, तो अभी हमने बताया आपको, संतरा में पाया जाती, टमाटर में पाया जाता है कौन, ऑक्जेलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, और संतरा में सिट्रिक अम्ल। ठीक है, तो याद रखना है। अब इसमें सवाल आ रहा है जिप्सम। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का सूत्र होता है बाबू CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम का सूत्र है। एक सवाल इसमें और है, ये जिप्सम का सूत्र होता है बाबू। ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा। इसमें एक और चीज है, चलिए देखते हैं दूसरा चीज, आपके लेवल के जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। आगे देखिए, अब अमीबा अपना भोजन किससे बनाता है? तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद द्वारा ग्रहण करता है। क्या हो जाएगा, कुटपाद द्वारा। ऑप्शन नंबर सी टिक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी, भोजन, अमीबा अपना भोजन कुटपाद द्वारा ग्रहण करता है। चलिए इसमें कह रहा है 30 नंबर सवाल जो है, कह रहा है कौन सा एंजाइम वासा पर क्रिया करता है? तो चलिए कौन सा एंजाइम जो वासा पर क्रिया करता है? तो ऑप्शन इसमें है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। तो हो जाएगा लाइपेज। क्या हो जाएगा, इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा लाइपेज। अब आगे नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा होता है? तो एगो वायबीय होता है, एगो अवायबीय होता है। वायबीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायबीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो वायबीय शोषण हो जाएगा ऑक्सीजन के उपस्थिति में। राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, मछली का श्वसन अंग क्या है? तो मछली का श्वसन अंग टेक्रिया है। कथी है बाबू, टेक्रिया है। टेक्रिया मछली का श्वसन अंग है, याद रखिएगा। सॉरी, टेक्रिया नहीं होगा मछली का हो जाएगा गिल्स। गिल्स से ये श्वसन ग्रहण करता है। सॉरी बाबू, ठीक है, याद रखोगे, इसका ऑप्शन नंबर बी गिल्स हो जाएगा। याद रखिएगा, गिल्स जो ये मतलब मछली जो होता है ना, मैं मछली बना कर ही बता देता हूँ आपको। ये जो हो गया मछली, ऐसे ये वाला, ये थोड़ा सा मोटा मछली है, ठीक है, जो ये होता है, यहाँ से जो पानी घुसता है तो इसके ऊपर जो गलफड़ा होता है ना, ये इसी का ये गिल्स होता है। ठीक है, ये तो इसे चलता है, इसे अपनी गति करता है। ठीक है, ये मछली हो गया, रोहू मछली है ये।
ठीक है। तो ये गिल्स के हिसाब से अपना क्या करता है, भोयथी मतलब श्वसनांग करता है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो द्वार कोशिका। स्टोमाटा से अगर कोशिकाएं बंद हो रही है, खुल रही है, तो उसको द्वार कोशिका बोलते हैं बाबू। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सा वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? नेफ्रॉन। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न में से कौन सा है? तो अब मानव का निम्न में से उत्सर्जी अंग पूछ रहा है। 35 नंबर सवाल है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न में से कौन सा है? तो ब्रीक है। कौन है? ब्रीक। ब्रीक उसका उत्सर्जी अंग है। क्या मतलब? जैसे हमारे शरीर में जो मल मूत्र जो बनता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने को जो कार्य करता है, ब्रीक है। ठीक है, ऑप्शन इसमें पूरा सुन लीजिए। ब्रीक है, रक्त है, स्वेदी ग्रंथि है, अग्न्याशय है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रीक। ठीक है, याद रखिएगा। एंड्रोजेंस क्या है? अब देखिए एंड्रोजेंस क्या है, तो ऑप्शन यहाँ पे है 36 नंबर सवाल है, एंड्रोजेंस क्या है? तो नरलिंग हार्मोन है, मादालिंग हार्मोन है, पाचक रस है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें एंड्रोजेंस है। जेंस का बात आ गया पहला ही, एंड्रोजेंस। तो जेंस मन होता है पुरुष, इसीलिए समझ के मार दीजिएगा नरलिंग हार्मोन। कौन हार्मोन? नरलिंग हार्मोन। एंड्रोजेंस नाम से ही प्रदर्शित हो जा रहा है कि ये जेंस का बात चल रहा है। तो एंड्रोजेंस मतलब नरलिंग हार्मोन। वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। लेकिन ओम प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है ओम। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक याद रखिएगा ओम होता है। लेकिन प्रतिरोधकता कहता है, प्रतिरोधकता कहता है तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ओम मीटर मार देना है। याद रखिएगा इसको। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 38 नंबर सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है। चांदी को माना जाता है सबसे अच्छा चालक। सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है। सिल्वर, कभी कभी ऑप्शन में सिल्वर भी लिख देता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 38 के ए। चलिए अब 39 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? अब चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो पारमाणिक रूप से खोज ऑरस्टेड ने किया था। इसका मतलब परमाणु वगैरह सब चीज बेचारा दिया था कि ऑरस्टेड ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। इस ऑप्शन से इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल देख लेते हैं। 40 नंबर सवाल कहता है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। अब विद्युत मोटर क्या है बाबू? तो विद्युत मोटर जो है यांत्रिक ऊर्जा है, वो चलता है। मोटर क्या होता है? चलता है, पंखी उसका चलता है तो कुछ बाहर निकलता है, तो बाहर निकलता है करंट। कथी निकलता है? करंट। तो यह किसमें प्रयोग कर देता है बाबू? यांत्रिक विद्युत मोटर है। अच्छा, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सॉरी, यहाँ देखिए उसने कहा कि विद्युत मोटर। विद्युत मोटर, मोटर मतलब होता है बाबू जैसे अपने घरों में पंखा वगैरह चलाते हैं ना, ये है। ठीक है, यही मोटर है। तो ये करंट को आता है तो मोटरवा को चलाता है, पंखा उंखा चलाते हैं ना, ये है मोटर। तो ये हो जाएगा आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। विद्युत मोटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है। सवाल नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो देखिए बाबू, इसमें जो ऑप्शन है अल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है। तो एगो शॉर्ट से ट्रिक से समझ लेते हैं इसको। जैसे देखिए पहले ही आप ही बता दीजिएगा कौन होगा कौन नहीं होगा। तो वो होता है लीके बाबा का ना मग अल जन कर हे। अब देखिए बाबू, इसमें जो अभी सब ऑप्शन नंबर ए अल्युमिनियम ऊपर है, ओकरा बाद जिंक है, बी में जिंक है, और ओकरा बाद मैग्नीशियम सबसे ज्यादा है। तो तीनों से नीचे कौन है बाबू? एफी है ना, एफी को टिक कर लीजिए।
ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब चलिए 42 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कार्बन के परमाणु संख्या कितना है। तो चलिए कार्बन के परमाणु संख्या बात कर लेते हैं। कार्बन के परमाणु संख्या क्या होता है। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर है 42, ऑप्शन नंबर हो जाएगा परमाणु संख्या पूछा है कार्बन के। तो कार्बन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कार्बन के परमाणु कार्बन को सी यानी परमाणु संख्या 6 होता है। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बात करें तो 2-4 होता है। क्या होता है 2-4। वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर पूछता है कोई तो आप उसको 4 बताइएगा। कितना हो जाएगा 4। ये प्लस और माइनस दोनों में पाया जाता है। ठीक है, ये बोर्डर इलेक्ट्रॉन है। इस चतुष्फलकीय होता है। कौन होता है चतुष्फलकीय होता है बाबू, चतुष्फलकीय याद रखिएगा। टेट्रा वैलेंसी अंग्रेजी में टेट्रा वैलेंसी होता है। सॉरी टेट्रा वैलेंसी होता है अंग्रेजी में, इसको टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। चतुष्फलकीय हिंदी में चतुष्फलकीय। तो परमाणु संख्या 6 हो जाएगा। कार्बन के द्रव्यमान हो जाएगा बाबू 12। इसके समस्थानिक 2 होते हैं। इसके समस्थानिक 2 होते हैं। इसके समस्थानिक 2 होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में त्रिबंधक पाया जाता है। तो एगो देखिए इसका ऑप्शन नंबर अल्केन है, अल्काइन है, अल्कीन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्काइन हो जाएगा बाबू। हिंदी में लिखल है तो बताते हैं अल्काइन हो जाएगा। एल्काइन ऐसे लिखा जाता है, अल्काइन ऐसे। अब त्रिबंधन पूछा है ना, तो अंग्रेजी में ऐसे लिखिएगा बाबू, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। वाई यानी देखिएगा तो समझ जाइए कि त्रिबंधन है। कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंधन है। अब जितना बात इसमें दिया है सबके, अब इसका समान सूत्र देख लेते हैं बाबू। समान सूत्र CnH2n-2 होता है। एगो अब अल्केन के समान सूत्र जान जाइए ना बाबू। अल्केन के समान सूत्र CnH2n+2 होता है। हिंदी में ऐसे लिखते अल्केन ऐसे हिंदी में लिखते हैं। ठीक है, अंग्रेज एगो वही है, अल्कीन एगो बच गया है तो अल्कीनो पढ़ लीजिए ना, क्या दिक्कत है। अल्कीन का होता है हिंदी में ऐसे लिखते हैं, अल्कीन ऐसे लिखते हैं बाबू। तो अल्कीन का सूत्र पढ़ लीजिए ना। इसका समान सूत्र CnH2n होता है। ठीक है, जोड़ दो छोड़ दो घटा दो, जोड़ दो छोड़ दो घटा दो। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अल्कीन के इस संख्या मतलब अल्काइन के समान सूत्र अगर पूछता है, समान सूत्र तो CnH2n-2, और अल्केन के समान सूत्र पूछता है तो CnH2n+2, और अल्कीन के समान सूत्र पूछता है तो CnH2n। याद रहेगा ना, ये ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछता है, हर बार पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक क्या है। चलिए बाबू थोड़ा सा रुक जाते हैं, इसको मिटा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए बाबू। कह रहा है एथेनॉल के क्रियाशील मूलक क्या है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक बाबू। अब एथेनॉल को दिया तो एथेनॉल को जानिए। एथेनॉल ये देखिए बाबू, एथेनॉल कैसा होता है तो इसी को अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल यही है इथेनॉल। ठीक है, अल्कोहल कहे चाहे इथेनॉल कहे, क्रियाशील मूलक मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। अंग्रेजी में फंक्शनल ग्रुप होता है अंग्रेजी में। तो फंक्शनल ग्रुप जो है ना बाबू, फंक्शनल ग्रुप जो होता है इसका OH होता है। क्या होता है, बॉन्ड O याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब जितना ऑप्शन में दे रखा है उतना को पढ़ लेते हैं बाबू। एगो OH तो एल्डिहाइड है। कथी है बाबू, अल्डेहाइड है। अल्डेहाइड है। ये बॉन्ड CHO जो है ना अल्डेहाइड है, और डबल OH है बाबू। तो ये जो है ना C-O बॉन्ड, इसको बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड ट्रिक्स अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप याद रखने का जो तरीका है, बॉन्ड कहो। ठीक है, अब हाई है देखिए बाबू कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड है बाबू। कौन एसिड है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड को जानते हैं ना जी, ये कहता है बॉन्ड कुह, कथी कहता है? बॉन्ड कुह, कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे जुड़े एक सवाल पढ़ लेते हैं। बॉन्ड कहो से मतलब अल्डिहाइड से CHO फॉर्मल्डिहाइड, इसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। हिंदी में से अंग्रेजी में बात हुए है। ये फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र है CHO, HCHO। ऐसे एगो बन जाता है, इससे हम एगो पढ़ लेंगे HCOOH, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड बाबू हिंदी में चाहे अंग्रेजी में नामुआ दोनों के यही है। एगो खाली फॉर्मिक अम्ल हो जाता है, आई हिंदी अंग्रेजी में फॉर्मिक एसिड हो जाता है। तो फॉर्मिक अम्ल कहे और चाहे फॉर्मिक एसिड कहे, बातवा मारना है HCOOH, ठीक है? HCOOH ही ठीक करिएगा। क्यों? ये ऑप्शन में VBI सूत्र है। पूछता है लाल चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कथी पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, याद रखिएगा। धोबिया सोडा क्या है? धोबिया सोडा यानी कि धोने वाला सोडा क्या है? तो धोने वाला सोडा ऑप्शन नंबर इसका C हो जाएगा बाबू। धोबी कपड़ा 10 बार धोता है, याद रखिएगा बाबू। धोबी कई बार कपड़ा धोता है? 10 बार। यानी कि अगर हाइड्रोजन में अगर आपको 10 कहीं दिखाई दे Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O पानी से ना धोएगा, 10 बार नहीं खंगाएगा तो कपड़ा नहीं धोआएगा। तो धोबिया सोडा जो होता है, याद रखिएगा, यहाँ 10H2O 10 बार बेचारा नहीं धोएगा तो धोआएगा। इसलिए धोबी लोग का 10 बार धोना जल से जरूरी होता है कपड़ा का, इसलिए धोबिया सोडा हो जाएगा, जिसमें 10 देखिएगा, टिक कर दीजिएगा धोबिया सोडा या धोआ सोडा, याद रहेगा। आगे चलिए बाबू, अभी हम पढ़े हैं मधुमक्खी के डंक में एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर दर्द और जलन होता है। अभी तो पढ़े हैं, ये तो हाइलो है बोर्ड पर, हेरा देखिए HCOH फॉर्मिक एसिड, एकरे के कहल जाला मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड एकरे के कहल जाला मेथेनोइक एसिड, एकरे के कहल जाला बाबू मेथेनोइक एसिड, एकरे के कहल जाला। C एक सूत्र फिर से लिखता है COOH, याद कर लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक बा, ये मेथेनोइक एसिड है, याद रखिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जबरदस्त ठोकिए।